हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी रोशनी मैम और आपको वर्ण विचार और उच्चारण का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। जो आपकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आती हैं, वो आपको इससे क्लियर हो जाएंगी और आपको कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम में बहुत आसानी से आप इसके जवाब दे सकते हैं। बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो बच्चा आगे समझ नहीं पाता है कि क्या है वर्ण, क्या है। एक बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बच्चे को पता ही नहीं है कि वर्ण क्या है। तो इसको समझने के लिए आप हमारे साथ आगे बढ़िए। वर्ण पर आते हैं हम। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब आप समझ ही गए। भाषा जो भी हम यूज़ करते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं जैसे, तो उसमें हम छोटे छोटे वर्णों का यूज़ करते हैं, वही वर्ण होते हैं। और वो अब हम इसको और अच्छे से बताएंगे कि वो मूल ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सकें, मतलब और टुकड़े ना किए जा सकें। जैसे का है, का को हम तोड़ नहीं सकते, का ही रहेगा। खा को हम तोड़ नहीं सकते, खा ही रहेगा। तो इसलिए वो मूल ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। ये बहुत आसान सा सवाल है लेकिन बच्चे बेसिक चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए वो बता नहीं पाते हैं कि वर्ण क्या है। इतना आसान क्वेश्चन वो नहीं कर पाते, इसलिए उसे अच्छे से आप हर चीज़ समझ लीजिए ताकि आपको आगे कोई भी एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना आ सके। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कमल और कमला दोनों की ध्वनियों में फ़र्क है और दोनों के उच्चारण मेन होता है। जैसे हमने बोला कमल, कमला, तो इसमें आ ध्वनि आई और इसमें आ ध्वनि है, पर इसमें आ की मात्रा भी है, तो इसलिए आ यानी कमला हो गया। जबकि इसमें 3 ध्वनियाँ आपको दिखाई दे रही है और इसमें भी 3 ध्वनियाँ दिखाई दे रही हैं, परंतु ऐसा नहीं है, ये 3 ध्वनियाँ नहीं हैं। जबकि इसमें छोटी छोटी ध्वनि छुपी हुई है। का में ही अ छुपा हुआ है, मा में अ छुपा हुआ है, ला में आ छुपा हुआ है। इस तरह हुआ कमल। इसी तरह कमला, कमला, दोनों की ध्वनियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसी को हम उच्चारण कहते हैं। अब उच्चारण से आप समझ गए होंगे ना कि उच्चारण होता क्या है। जो भी हम बोलेंगे बहुत अच्छा साफ बोलें और बहुत अच्छे से बोलें, उसको ही हम उच्चारण कहते हैं। जैसे हमने कमल बोला, कमल, कमला। अब हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि कमल को कमल ही रखें। कमल और कमला के उच्चारण और वर्तनी मतलब स्पेलिंग में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसी अंतर के कारण दोनों ध्वनियों में अंतर स्पष्ट होता है और कमला के उच्चारण में उससे भी अधिक समय लगा है। दोनों की ध्वनियों में अंतर आपको स्पष्ट है और आप समझ ही गए होंगे कि दोनों की ध्वनियों में अंतर है। अब आपने देखा ना अंतर क्या है, ध्वनियों में अंतर, यही उच्चारण कहलाता है। इसी अंतर के कारण वर्ण के भेद किए गए हैं। वर्ण के भेद किए गए हैं, उसमें वर्ण के 2 भेद हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को हम वॉवेल्स कहते हैं, व्यंजन को कॉन्सोनेंट। स्वर वो होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय, जो हम बोल रहे हैं ना, बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये स्पष्ट है आपको और बहुत ही क्लियर है कि जो भी हमने वर्ण बोला तो उसके उच्चारण में हमें आसानी से हवा, हमारे मुख से हवा निकलती है, जो अभी हम वर्ण बोलते हैं। इनके उच्चारण में आपने ये देखा ही होगा कि एक समान समय नहीं लगता है, सबके अलग अलग समय लगता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो सबके उच्चारण में एक समान समय नहीं लगा, कुछ में कम समय लगा और कुछ में और भी अधिक समय लगता है। इसी आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है। किसको हमने 3 भागों में बांटा है? स्वर को हमने 3 भागों में बांटा है। इसी आधार पर हमने इसके 3 भेद किए हैं। पहला ह्रस्व स्वर,
दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को शॉर्ट वॉवेल्स और दीर्घ को लॉन्ग वॉवेल्स और प्लुत स्वर को लॉन्गर वॉवेल्स। अब हम इसको डिटेल्स में जानते हैं। अब हम आपको ह्रस्व स्वर के बारे में बताएंगे। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। मतलब हम इन्हें जब बोलेंगे तो इसमें बहुत कम समय लगेगा, तो इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर। अब आप सोचेंगे मूल स्वर क्या होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल स्वर क्या होता है, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर कहलाते हैं। ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और ये संख्या में 4 हैं, जैसे अ, इ, उ, री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? यानी लॉन्ग वॉवेल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आप समझ ही गए होंगे, आ में कम समय लगा और आ में ज़्यादा समय लगा। छोटी ई में कम, बड़ी ई में ज़्यादा। ई, ऊ, ए, ओ, औ। अब थर्ड नंबर जो हमारा प्रकार है स्वर का, वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को हम लॉन्गर वॉवेल्स भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह प्लुत स्वर आप समझ ही गए होंगे स्वर का। ये तीसरा काइंड है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसा मैं हमने बताया। अब इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे ओम, हे राम। प्लुत स्वर में स्वर के आगे ऐसा चिन्ह अंकित किया जाता है, ये इसका साइन होता है कि प्लुत स्वर है। आप इसे ध्यान दीजिए। बच्चों, आपने स्वर के भेद में बहुत अच्छे से डिटेल में जाना। अब आप व्यंजन के भेद के बारे में जानिए। व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट और आप इसे कहेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। इसके भी 3 भाग हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन और दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम बताते हैं इस तरह से। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में फेफड़ों से निकलती हुई हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांतों और होठों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। हमारे जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और हमारे होठ है, इनको छूती हुई हवा निकलती है, तो इसको ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और आप इसको जब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इनके उच्चारण स्थानों के कारण ही इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। इनकी स्पर्श करने की जो वो है नियम, उसी के कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श इनका कहाँ कहाँ से होता है, अब मैं इसको क्लियर करूँगी। इनके जो 5 वर्गों में बांटा गया है वो 5 वर्ग ये हैं और ये वर्ग हैं इसके, और ये व्यंजन। और जब आपने वर्णमाला पूरी पढ़ी होगी तो आप देखेंगे उसमें पूरा का से ज्ञ तक जो वर्णमाला है, पहला जो का वर्ग है उसमें क, ख, ग, घ, अंग आता है। तो इसका उच्चारण आप बोल कर देखिए, कंठ से निकलता है। आसानी से आप बोलेंगे तो क, ख, ग, घ, गले से आवाज़ आ रही है हमारी बहुत अच्छी सी, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। और चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। आप खुद बोल के देखेंगे तो इसका उच्चारण स्थान तालु हुआ। ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो बच्चे जब छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो घबरा जाते हैं कि किसी ने पूछ लिया कि चा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप खुद ही बोल कर देखेंगे च, छ, ज, झ, तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा कि तालु से इसका उच्चारण स्थान है। इसी तरह टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, इसका मूर्धा से है उच्चारण स्थान इसका। अब ता वर्ग में आप देखेंगे कि आपकी ता, थ, दा, ध, ना उच्चारण करते समय यानी बोलते समय आपकी दांतों से इसका स्पर्श होता है, यानी आपकी इसको दांतों से छूते हैं ये वर्ड आपके, तो इसका उच्चारण स्थान दांत है। अब पा वर्ग में देखिए आप प, फ, ब, भ, म, फ, आप खुद बोलकर देखिए
कि पा को बोलते हुए आपके होठों से आपकी ज़बान लगती है, आपकी जिह्वा लगती है। तो प फ ब भ म फा, इसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ यानी होठ है। अब आप समझ ही गए होंगे, इसका ये कोई कठिन नहीं है और बहुत आसानी से आप इसको छोटे छोटे जवाब आप दे सकते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद जो इसका दूसरा प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। मध्य मतलब स्वर और व्यंजन के बीच इसका उच्चारण होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो इसकी खास बात है कि स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है इसका उच्चारण। इनके उच्चारण में जिह्वा, तालु, दांत और होठों का स्पर्श होता है, परंतु यह स्पर्श पूरा नहीं होता है। आपने बहुत अच्छे से अभी स्पर्श व्यंजन पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, जिह्वा से, तालु से, दांतों से और होठों से इसका स्पर्श होता है। तो आप समझ गए कि वो स्पर्श व्यंजन है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में क्या डिफरेंस है कि ये स्पर्श पूरा नहीं होता इन्हें, इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे अब हमने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन में कि का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग में पूरा स्पर्श हो रहा था, परंतु इसमें स्पर्श पूरा ना होके थोड़ा आधा होता है, इसीलिए अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये है इसके एग्जाम्पल। और ऊष्म व्यंजन पे अब आएंगे तीसरे प्रकार पे। इसका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये ऊष्म व्यंजन के ये एग्जाम्पल हैं, जैसे श, श, स, हा। तो अब ये तीनों प्रकार हो गए। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो अन्य व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है इसका संयुक्त व्यंजन और दूसरा प्रकार है द्वित व्यंजन। दो व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है बच्चों, वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आप समझ गए हैं, कोई कठिन नहीं है। जैसे एग्ज़ाम में बच्चों से पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन क्या है, तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे, दो व्यंजनों के मिलने से नया जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे श और रा को मिलाकर नया व्यंजन बना श्र, तो इसका ये बन गया नया शब्द श्रवण। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब दूसरा इसका प्रकार है वो है द्वित व्यंजन। जब एक ही व्यंजन दो बार मिलता है तो उसको हम कहते हैं द्वित व्यंजन। आपने यह इस तरह से पक्का, कच्चा, ऐसे बहुत सारे शब्द आपने देखे होंगे। तो इसमें मतलब व्यंजन दो बार मिलता है, जैसे क और का दो बार मिला। जैसे पक्का, तो पक्का में क और का बार बार मिला। इसी तरह जैसे क प्लस इस तरह से पक्का बना। इसी तरह च प्लस चा जो है दो बार मिला, तो ये बना कच्चा। ये द्वित व्यंजन कहलाता है। हम आपको स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में बताएंगे। स्वर आप समझ ही गए होंगे कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा। अब उसे आप और क्लियर करने के लिए मैंने बता रही हूँ आपको। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सारे स्वर हैं। स्वर में व्यंजन जब मिलता है तभी कोई नया शब्द बनता है। जैसे अ है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। क, स्वर के साथ व्यंजन। अब जैसे का है, इसमें अब जो नया शब्द बना तो उसमें कोई मात्रा नहीं है, तो का ल कल बन गया। अब आ है तो आ की मात्रा ये है, एक ऐसा डंडा लगाया तो ये आ की मात्रा बन गई। और इसमें जब का में लगाया यानी व्यंजन में लगाया तो इसकी आवाज़ कैसी हो गई, का। और इसमें जो नया शब्द बन गया तो बना काम। इसी तरह छोटी ई है और ये छोटी ई की मात्रा इस तरह से लिखते हैं और ऐसे बन गया ये का में छोटी ई की मात्रा लगाने से की, और इसका शब्द बन गया किस।
इसलिए ये बड़ी ई है, तो ये बड़ी ई की मात्रा है। और ये बड़ी ई की मात्रा का में लगाई तो की हो गया, तो इससे नया शब्द बना कील। इसी तरह ये छोटा ऊ है, ये छोटे ऊ की मात्रा, और इसको का में लगाई तो कु, नया शब्द बना कुछ। ऊ में बड़े ऊ की मात्रा, का में बड़े ऊ की मात्रा लगाई, और ये बड़े ऊ की मात्रा और लगाने से का में ये हो गया कू, और प्लस दा लगा दिया तो बन गया नया शब्द कूद। इसी तरह री है ये, और ये री की मात्रा, और ये का में लगाने से हुई क्र, और ये नया शब्द बना क्र, और पा प्लस कर दिया तो ये बन गया कृपा। ए है तो ए की ये मात्रा है, और ये का पे लगाने से बनी के, और नया शब्द बना केला। ये ए है और ए की मात्रा है, का पे लगाने से ये बनी कै, नया शब्द बना कै, और सा लगा दिया पीछे तो बना कैसा। ओ है ये, ओ की मात्रा का पे लगाने से बनी कोठी, नया शब्द बना कोठी। औ की मात्रा का पे लगाई तो बना कौ, और नया शब्द बना कौन। अब हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे वर्ण, स्वर, व्यंजन से रिलेटेड, जिससे आपको परीक्षा में छोटी छोटी ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं, और आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। जैसे ये पहला प्रश्न है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपने डिटेल में तो पढ़ ही लिया, अब इसका शॉर्ट में आंसर ये है कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। और दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या होती है 11। और तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 48 यानी 48 वर्ण हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर कहलाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के पूरे समूह को, यानी आ से क्या तक जितने भी पूरा समूह है, एक एक वर्ण का पूरे समूह को मिला के पूरी वर्णमाला बनती है, और इसी वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर होते हैं, स्वर का पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है। तो इसका जवाब है 33। और मात्रा क्या होती है, अब इसको हमने अभी बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से जवाब देती हूँ कि जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब इसका स्वरूप बदल जाता है। इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं,